एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज इस वीडियो में हम करेंगे आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। द वे अ क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल झाड़ी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया जो मैं पछतावे में गंवा रहा था। यहाँ पर पॉइंट अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक दिन बहुत ज़्यादा उदास थे। तो वो एक हेमलॉक ट्री होता है जो धतूरे का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा उदास थे। तो उसके ऊपर क्रो जब आया, उसने जैसे वहाँ पर स्नोफॉल हुई होगी, उस ट्री को हिलाया तो उसके ऊपर से जो बर्फ़ की धूल थी वो पॉइंट के ऊपर जाके गिरी और उस धूल के गिरने से उसका जो दिन था, उनका जो मूड जो बहुत ज़्यादा ख़राब था वो चेंज हो गया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना बाकी का दिन जो है वो उस पछतावे में नहीं गंवाएंगे, नहीं वेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर पॉइंट ने अपने बारे में बताया है कि किस तरह से क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने उनके दिन जो था उसको ठीक कर दिया। जो बहुत ज़्यादा उनका मूड ख़राब था वो एकदम से चेंज हो गया। यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है और क्रो जो होता है वो जो बर्ड्स होती हैं उनमें क्रो को सबसे ज़्यादा ही नापसंद किया जाता है। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों के होते हुए भी पॉइंट का मूड जो था एकदम से बदल गया। यहाँ पर यही बताया गया है इस वाली पोएम के अंदर। और यहाँ पर इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। हेमलॉक मतलब क्या होता है? आ पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स का एक ट्री होता है पॉइजनस, धतूरे का पौधा। रियून मतलब होता है रिग्रेट होना, पछतावे में खोना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पछतावा होना। ओके, तो ये हमारी पोएम है और ये उसके दो वर्ड मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं। अब इसके हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम। दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट डैट सीम सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये पोएम जो है एक ऐसा मोमेंट प्रेजेंट करती है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। Compare this other quotation from Robert Frost, always, always a larger significance। अगर हम कंपेयर करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किसी और क्योटेशन से, किसी और पोएम से इसको, तो इसका बहुत ज़्यादा लार्जर सिग्निफिकेंस है, मीनिंग है। अ लिटिल थिंग्स टच अ लार्जर थिंग। एक छोटी सी चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ को टच करती है। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से बताया गया है कि किस तरह से जब पॉइंट का मूड ख़राब था तो एक क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने मिलकर उसके मूड को चेंज कर दिया और उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना दिन जो है बाकी का बचा हुआ है उसे पछतावे में नहीं गंवाएगा और एक नई पॉजिटिविटी के साथ वो अपने काम की स्टार्टिंग करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पॉइट से हैज़ चेंज हिज माइंड। हाउ हैज़ द पॉइट मूड चेंज। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कवि क्या कहता है, किससे उसका मूड बदल गया और उसका मूड कैसे बदला। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डस्ट ऑफ स्नो आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो डैट रिमेन ऑन द बॉडी आफ्टर द स्नोफॉल। डस्ट ऑफ स्नो जो होते हैं आर द स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब स्नो के बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डैट रिमेन ऑन द बॉडी, जो उसकी बॉडी पे गिरते हैं आफ्टर द स्नोफॉल, जब स्नोफॉल होती है। द पॉइंट was is deep pressure and snowfall mood but with the shower of snow has changed his mood। जो पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा डीप प्रेशर था, मतलब बहुत ज़्यादा उदास था, स्नोफॉल वाले मूड में था, बिल्कुल उदासी के साथ था। बट विद द शावर ऑफ स्नो, लेकिन जब उसके ऊपर स्नो का शावर हुआ उसका मूड जो था वो चेंज हो गया। ही बिकम पोजिशन इन हिज मूड। वो एक पॉजिटिविटी का, उसका जो मूड था वो पॉजिटिव हो गया था। जो बहुत ज़्यादा उदास था तो लेकिन ये स्नो होने से, स्नो का शावर होने से उसका मूड एकदम से चेंज हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। कवि फ्रॉस्ट जो है इस कविता में
प्रगति को मतलब नेचर को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों आपको उत्तर सोचने में मदद कैसे कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक is often mentioned in poems? What image come to your mind when think of a crow? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर है, कविताओं में किन पक्षियों का प्रयोग हुआ है? आपके विचार में क्या कौवे का जिक्र कविताओं में काफ़ी बार आता है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा वाला चित्र मतलब कौन सी पिक्चर आ जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर है द बर्ड मेनली नेम्ड इन पोएम्स। जो बर्ड्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं पोम्स के अंदर वो है नाइटिंगेल, कुकुक, स्पैरो, पिजन, डव, डक एक्सेट्रा। ज़्यादातर इन्हीं बर्ड्स का ज़्यादातर पोएम्स में जिक्र होता है, इन्हीं के बारे में बताया जाता है। बट क्रो इज़ नॉट ऑफनली मैंशनड इन पोएम्स। लेकिन क्रो को नहीं बताया, मेंशन नहीं किया जाता पोएम्स के अंदर ज़्यादातर। इफ़ वी थिंक अबाउट एनी क्रो, अगर हम किसी भी क्रो के बारे में सोचें, देन आवर माइंड फील्स विद सैड एंड सोरो। अगर हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सैड एंड सोरो होता है। सैड मतलब उदासी और सोरो मतलब दुखी। ओके, जो बाकी जो ये और बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, ये इनके नाम जो पोएम्स के अंदर आते हैं, नाइटिंगेल है, कुकू है, स्पैरो है, डव है। इन वाली बर्ड्स को ज़्यादातर पोएम्स में इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन क्रो जो है उसको यूज़ नहीं होता है पोएम्स के अंदर, क्योंकि पोएम जो क्रो है, क्रो के बारे में जब सोचते हैं तो आवर माइंड फील्स विद सैड एंड सोरो। ओके, ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड है, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डज नॉट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ऑक और अ पाइन? एक धतूरे का पेड़ क्या होता है? पोइट ने और अधिक सुंदर पेड़ों के जैसे कि मैपल, बर्ड एंड चीड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर एक धतूरे के पेड़ के बारे में ही क्यों लिखा गया है, और पोइट किसी और भी अच्छे पेड़ों का, सुंदर पेड़ों के बारे में लिख सकता था। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर है, अ पॉइजनस प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर इज़ अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स आते हैं। द पोइट मस्ट हैव सम रफ बिटर एक्सपीरियंस डैट मेड हिम सैड। पोइट के साथ कुछ ऐसा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ज़्यादा वो दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उदास था। तो इसलिए डैट इज़ वाई द पोइट डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री। उस वक्त वो उन ट्रीज़ जो खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, उनके बारे में नहीं सोच पाया। कौन से होते हैं वो ट्री? सच एज अ मैपल और एन ऑक और अ पाइन। पाइन के ट्री के बारे में, मैपल एंड ऑक के ट्री के बारे में वो नहीं सोच पाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उदास था। तो इसलिए उसने हेमलॉक ट्री के बारे में सोचा और उसके बारे में ही बात की। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसके का, What do the crow and hemlock represent? Joy और sorrow? कौवा और धतूरे किस बात के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसके प्रतीक हैं, खुशी या गम के? What does the dust of snow that the crow shake of a hemlock tree stand for? बर्फ़ की धूल जो कौवे ने धतूरे के पेड़ को हिलाकर फेंकता है, किस चीज़ को स्टैंड करती है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है? द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। क्रो एंड हेमलॉक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जॉय को, खुशी को। ज़्यादातर क्रो एंड हेमलॉक जो हैं वो इस तरह के हैं जिनसे दूर रहा जाता है। हेमलॉक ट्री से भी दूर रहने की बात होती है एंड क्रो से भी। क्रो जब भी आ जाता है, जैसे घर में काऊ काऊ करता है, तो उसे उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन इस पोएम के अंदर क्रो एंड हेमलॉक जो एक अलग गलत है, नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं जॉय को, खुशी को। द डस्ट ऑफ स्नो डैट द क्रो शेक ऑफ अ एंड अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। जो डस्ट ऑफ स्नो के अंदर क्रो एंड हेमलॉक ट्री स्टैंड है फॉर ड्राई, कोल्ड एंड ग्लूमी विंटर। एक ठंडी, ग्लूमी विंटर एंड ड्राई, खुश्क और ठंडी ग्लूमी विंटर को यहाँ पर ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह हमारी पोएम यहीं कंप्लीट होती है। इस पोएम्स के यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको अच्छे से
समझा दिए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब आप इस पोएम के बारे में पढ़ें तो आप पहले अपनी बुक सामने रखें और इस पोएम का ये वीडियो खोलें और तब इसको पढ़ें, ताकि आपको इसकी एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ सके। ओके, तो अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।